प्रिय साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल ओम VS विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कक्षा 9 से लेकर के 12 तक हिंदी व्याकरण की पाठ संख्या 7 में समास को पढ़ाया जाएगा। पार्ट 6 में जो समास पढ़ा दिए गए थे और जो समास बचे थे उनको पार्ट 7 में पढ़ाया जा रहा है। पार्ट जो समास हैं वो कक्षा 10 और कक्षा 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो आइए आप देखिए, सबसे पहले कर्मधारय समास। कल आपको 3 पढ़ा दिए गए थे और आज आप पाठ कर्मधारय समास पढ़ेंगे, यानी समास का चौथा प्रकार पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। क्या होता है कर्मधारय समास? लिखा है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो या पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय व उपमान है तथा विशेषण या विशेष का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जिस समस्त पद का, समस्त पद हमने क्या बताया था आपको कल, कि समास के नियमों से बना हुआ पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है और उसके 2 पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। या जिसके पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय व उपमान हो तथा विशेषण या विशेष का संबंध हो, वो भी कर्मधारय समास कहलाता है। उपमेय और उपमान एक शब्द यहाँ पर आया कि उपमेय और उपमान क्या है। ये उपमेय और उपमान क्या है और विशेषण विशेष क्या है। देखिए, उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं और जिसके द्वारा उपमा दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। तो आप समझिएगा, उपमेय व उपमान को पुनः एक बार समझिएगा। उपमेय वो शब्द होता है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान वो होता है जिससे उपमा दी जाए तथा जिससे तुलना की जाए। जैसे उदाहरण में हम आपको समझाते हैं, जैसे लिखा हो चरण कमल, तो इसका यदि विग्रह करेंगे तो लिखेंगे कमल के समान चरण। तो कमल के समान चरण यानी तुलना किसकी की जा रही है? तुलना की जा रही है चरण की। चरण माने पैर की। किसके समान है? कमल के समान है। कमल के समान कोमल है, कमल के समान सुंदर है। तो किसकी तुलना की जा रही है? चरण की। तो चरण हो गया उपमेय और किससे की जा रही है? कमल से। तो कमल हो गया उपमान। अर्थात समझ में आ गया होगा आपको, भली भांति आपको समझ में आ गया होगा कि उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी उपमा की जाए, और उपमान वो शब्द होता है जिससे तुलना की जाए या जिससे उसकी महिमा का वर्णन किया जाए। तथा विशेषण व विशेष, यहाँ भी समझना है कि विशेषण या विशेष से क्या है। विशेषण वो होता है जिससे विशेषता बताई जाए और विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण मतलब वह शब्द जिसके द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है और विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे हम कहें राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम विशेष हो गया और विशेषण हो गया अच्छा, क्योंकि राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है, अर्थात राम की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता में क्या है? अच्छा। तो राम हो गया विशेष और विशेषण हो गया अच्छा।
तो आप इन दोनों शब्दों को भली प्रकार समझिएगा। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। उपमेय वो है जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान वो है जिससे उपमा दी जाए। जैसे भी हमने बताया चरण कमल, तो चरण किसके समान है, कमल के समान है। चरण माने पैर, कमल के समान है, तो किसकी उपमा दी जा रही है, पैरों की, अर्थात चरण की उपमा दी जा रही है। तो प्यारे बच्चों, चरण हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान। ठीक उसी प्रकार विशेषण विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और जिसके द्वारा बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। चलिए, तो एक परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। अगर आप इसको ना समझ सकें तो इसको जरूर याद रखिएगा कि पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान हो या विशेषण विशेष हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। अब पहचानने की ट्रिक समझते हैं। कर्मधारय समास के सामासिक पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में के समान है जो आदि शब्द आते हैं। कहने का मतलब, यदि किसी शब्द में कर्मधारय समास होगा तो जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो उसमें ये शब्द आएंगे। एक बार पुनः समझ लीजिए इस चीज को कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। अगर आप इसको नहीं समझ सकते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए कि जिस समास के पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान हो, विशेषण और विशेष हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय क्या है, जिसकी उपमा की जाए। उपमान क्या है, जिससे उपमा की जाए। विशेषण जिससे किसी की विशेषता बताई जाए, और जिस विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब चलते हैं उदाहरण की ओर और उदाहरण पे समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिखा है चरण कमल। समास विग्रह क्या बनेगा, कमल के समान चरण, अर्थात चरण किसके समान है, कमल के समान। या चरणों की उपमा दी जा रही है तो चरण हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान। कनक लता, कनक माने, इसका यदि समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे कनक के समान लता, कनक के समान लता। अब आप देख रहे हैं कि जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो के समान शब्द आ रहा है। तो भी हमने आपको बताया कि कर्मधारय समास के समास विग्रह में के समान या है जो आदि शब्द आते हैं। ठीक, कनक लता का समास विग्रह किया तो कनक के समान लता, के समान आया विग्रह करने पर। कनक माने क्या होता है, कनक माने होता है सोना, और लता माने लता, तो सोने के समान लता। दूसरा उदाहरण है कमल नयन। कमल के समान नयन, विशेषता बताई जा रही है कि उसके नेत्र कैसे हैं, उसके नेत्र कमल के समान हैं, अर्थात नेत्रों की तुलना की जा रही है, नेत्रों की विशेषता बताई जा रही है। तो नेत्र, नयन माने नेत्र, नेत्र क्या हो गए, नेत्र हो गए विशेष, और कमल क्या हो गया, विशेषण, या नयन शब्द हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान। फिर है मृग नयन। मृग माने हिरण, हिरण के समान नेत्र। अधमरा, अधमरा का यदि हम समास विग्रह करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा आधा है जो मरा। तो आप देख रहे हैं कि है जो शब्द आया तो कर्मधारय समास की पहचान है कि शब्द का विग्रह करने पर है जो या के समान शब्द आता है। तब आधा है जो मरा, तो मरा शब्द की विशेषता बताई जा रही है। मरा जो है वो कैसा है, आधा मरा है, तो आधा है जो मरा उसे हम कहते अधमरा। फिर उदाहरण है परमानंद। परमानंद का समास विग्रह करेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा परम है जो आनंद।
अर्थात परम है जो आनंद के, है जो शब्द आया तो आनंद कैसा है, आनंद परम है। परम मतलब आनंद अपार आनंद है। तो आनंद शब्द की भी विशेषता बताई जा रही है परम शब्द लगा करके। तो परम हो गया विशेषण और आनंद हो गया विशेष। देह लता, लता के समान देह, लता के समान देह। तो इसका समास विग्रह किया तो के समान शब्द यहां पर आया, लता के समान देह। तो देह की तुलना की जा रही है लता से, तो देह हो गया उपमेय और लता हो गई उपमान। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय मतलब प्राणों के समान प्रिय। कोई व्यक्ति कैसा है, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय है। तो देखिएगा समास विग्रह करने पर के समान शब्द आया है और वो कैसा प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। चंद्रमुख, इसका विग्रह करेंगे तो चंद्रमा के समान मुख। तो मुख की तुलना की जा रही है किससे, चंद्रमा से। मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। तो मुख शब्द हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। हमने आपको बताया उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। फिर नीलकंठ। अब देखिए बहुब्री समास में भी आता है नीलकंठ, लेकिन जब हम नीलकंठ का समास विग्रह करें, यदि हम नीलकंठ का समास विग्रह करते हैं कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, तो वहां पर समास होता है बहुब्री समास। लेकिन अगर इस तरीके का समास विग्रह करें, नीला है जो कंठ, तो कंठ माने गला, और गले की विशेषता बताई जा रही है कि गला है कैसा, नीला। तो वहां जो समास होगा वो कर्मधारय होगा। और यदि विग्रह करें कि नीला है कंठ जिसका, वह अर्थात भगवान शंकर, तो तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वो बहुब्री समास हो जाता है। इसको लाल मणि, लाल है जो मणि, तो मणि की विशेषता बताई जा रही है। तो मणि कैसी है, लाल। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हो गया विशेष, अर्थात मणि हो गया विशेष, और जिसके द्वारा बताई जाती है अर्थात लाल, तो लाल शब्द हो गया विशेषण। क्रोधाग्नि, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्रोध के समान अग्नि के समान क्रोध। क्रोधाग्नि का जब हम समास विग्रह करते हैं तो आता है प्यारे बच्चों अग्नि के समान क्रोध। क्रोध कैसा है, क्रोध अग्नि के समान है, अर्थात क्रोध विशेषण विशेष हो गया और विशेषण अग्नि हो गया। अब आइए आगे के उदाहरण में चलते हैं। पांचवा समास आता है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय क्या होते हैं, आप पहचान को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि पहचानने की उसकी ट्रिक क्या है, और अव्यय हम आगे के पाठ में बता देंगे। यदि पूर्व पद में अन, आ, अति, प्रति, भरे, यावत, हर, या, यह, अभी आदि शब्द आते हैं, वहां जो समास होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यही जो शब्द लिखे हुए हैं अनु, आ, अति, अभी, ये सब अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जिस समास का पूर्व पद या पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो आ जाएगा प्रत्येक दिन। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रति शब्द है,
आजन्म, यथासंभव, भरपेट, प्रतिकूल, प्रतिकूल। तो ये अव्ययी शब्द है। अनुरूप, अनुशब्द अव्यय है। और इन उदाहरणों को आप विशेषता समझिए, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, इन सब में अव्ययी भाव समास होता है। आप ये न समझ लें कि इसमें योजक चिन्ह है तो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह होता है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का अर्थ जो होता है वो विलोम होता है, विपरीत होता है। यहाँ विलोम नहीं है, विपरीत नहीं। हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, बातों बात, इन सब में अव्ययी भाव समास होता है। याद रखेंगे आप लोग, अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद तो आपने उदाहरणों को समझा। अव्ययी भाव समास में क्या बताया कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, या जिसका पहला पद अव्यय हो, या पहला पद प्रधान हो, या पहला पद एक उपसर्ग हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। इसके बाद आता है अगला जो समास है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो या दोनों पदों के मध्य विभक्ति चिन्ह, जैसे को, से, के द्वारा, के लिए, को लिए, से अलग होने के अर्थ में, का, की, के, रा, री, ने, में पर आदि शब्द आते हैं, तत्पुरुष समास कहलाता है। पुनः समझेंगे, वह समास जिसका उत्तर पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है, या जब पूर्व पद और उत्तर पद का हम समास विग्रह करें तो ये विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? जैसे को, से, के द्वारा, के लिए, को लिए, से अलग होने के अर्थ में, से कैसे अलग होने के अर्थ में, का, की, के, रारी, ने, में पर आदि शब्द आ जाएं, वहां जो समास होता है वह तत्पुरुष समास होता है। व्यक्तियां 8 प्रकार की होती हैं, तो सभी व्यक्तियों के अलग अलग चिन्ह हैं यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा आप कि जब हम तत्पुरुष समास के समस्त पद का विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह यदि आ रहे हों तो आप समझ जाइएगा वहाँ जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरणों से समझते हैं। जैसे लिखा है पहला उदाहरण, राजकुमार, तो इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे राजा का कुमार। तो आप देख रहे हैं विभक्ति चिन्ह आया का। कुमार मतलब राजा के पुत्र को कुमार कहते हैं, तो राजकुमार का मतलब राजा का कुमार अर्थात राजा का पुत्र। तो का शब्द राजा में और कुमार में संबंध बता रहा है। तो विभक्तियां जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्टमी विभक्ति। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना चिन्ह होता है और कारक चिन्ह होते हैं, इनको हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, तो ये षष्ठी विभक्ति का है, संबंध कारक शब्द है, राजा का कुमार, अर्थात जो का चिन्ह आया है वो राजा और कुमार में संबंध को दर्शाता है, राजा का कुमार। धर्म ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ, तो आप देख रहे होंगे धर्म का और ग्रंथ से एक संबंध है का के द्वारा। धर्म का ग्रंथ, ग्रंथ किसका है? जो ग्रंथ है वो धर्म का ग्रंथ है। तो जहाँ पर किसी भी शब्द के, सामासिक पद के या समस्त पद के विग्रह करने पर व्यक्ति चिन्ह आता है, वहाँ जो समास होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है चिड़ी मार, तो चिड़ी मार को लिखेंगे चिड़िया को मारने वाला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो व्यक्ति चिन्ह आया है वो को आया है, चिड़िया को मारने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। फिर आता है यश प्राप्त,
यश को प्राप्त। भयाकुल, भय से आकुल, भयाकुल मतलब भय से आकुल या भय से दुखी। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या आया है? से। यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या था? को। और रथ चालक में विभक्ति चिन्ह क्या था? को। तो जहाँ पर जब किसी समस्त पद या सामासिक पद के विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आ जाता है, वहाँ जो समास होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कई सारे ऐसे उदाहरण होते हैं, आइए कुछ और उदाहरणों को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अगला उदाहरण है मन चाहा, अर्थात मन से चाह। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह आया से। सूर रचित, सूर, सूर किसे कहते थे? सूरदास को हम सूर कहते थे। और सूर रचित का मतलब हो गया सूर के द्वारा रचित। तो सूर के द्वारा रचित, सूर रचित का जो समास विग्रह है वह सूर के द्वारा रचित। तो देखिए 1 2 3 4 4 पदों को मिलाकर के एक पद बना दिया गया, इसी क्रिया को हम समास कहते हैं। और समास के नियम से बना शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। और जब उसका हम विघटन कर देते, तोड़ देते, तो वो प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो सूर रचित को जब विग्रह किया तो आया सूर के द्वारा रचित। तो आप देख रहे के द्वारा विभक्ति चिन्ह, के द्वारा विभक्ति चिन्ह आया। देश निकाला, देश से निकाला। अब देखिए यहां जो से का अर्थ है वो अलग होने के अर्थ में है, क्योंकि देश निकाला का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को देश से निकाला कर दिया गया, अर्थात देश से निकाल दिया गया। तो कोई व्यक्ति देश से अलग हो रहा है, तो यहाँ जो से का अर्थ है वो अलग होने के अर्थ में है, ठीक है ना। तो जहाँ प्यारे बच्चों, जब किसी समास समस्त पद का हम समास विग्रह करें और यदि उसमें विभक्ति चिन्ह आए तो वहाँ जो समास होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गुणहीन, गुणों से हीन। तो यहाँ भी जो से का अर्थ है वो अलग होने के अर्थ में। जैसे कोई व्यक्ति गुणों से हीन है, अर्थात गुणों से दूर है, उसमें गुण नहीं है, तो उसे कहा जाता है गुणों से हीन। जलहीन, जैसे जल से हीन। देश रक्षा, देश की रक्षा। तो यहाँ व्यक्ति चिन्ह का, की, के, रारी, ने, ये संबंध कारक के व्यक्ति चिन्ह होते हैं। तो देश की रक्षा। गृह प्रवेश या पराधीन, पराधीन का मतलब परा माने दूसरों, दूसरों के अधीन को हम कहते हैं पराधीन। परा पर के अधीन, अर्थात दूसरों के अधीन। तो व्यक्ति चिन्ह आया के। गृह प्रवेश, गृह माने घर, प्रवेश माने अंदर जाना, प्रवेश करना, तो घर में प्रवेश। तो व्यक्ति चिन्ह आया में। आप बीती, आप पर, बीती को हम कहते हैं आप बीती। तो देखिए में पर के, की, से आदि जो भी शब्द हैं ये सब विभक्ति चिन्ह है। तो जब किसी समास के विग्रह में विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं उनको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो एक बार आप भली बात अच्छे से याद रखिएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समास समझ में आ गए होंगे। लेकिन कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के सिलेबस में 2 समास बहुत महत्वपूर्ण है, द्वंद्व समास और द्विग समास। हमने आपको बताया था कि द्विग समास किसे कहते हैं? जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम द्विग समास कहते हैं। हमने आपको कई सारे उदाहरण बताए थे। फिर बताया था द्वंद्व समास, इसके बाद बहुब्रीहि समास, फिर कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। इस तरीके से ये 6 समास होते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये 6 समास समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आए हों और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या समझ में ना आया हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बतलाइएगा। पूर्णतया हम आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि समझ में आए।
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।